नेशनल इनकम यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है स्टॉक एंड फ्लो, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक एंड फ्लो. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल. और ये जो वेरिएबल हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टॉक एंड फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशंस. स्टॉक और फ्लो को सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करते हैं. स्टॉक मतलब स्टैटिक, मतलब स्टिल. फ्लो मतलब मूवमेंट, चेंज हो रहा है. मूवमेंट मतलब जो चेंज हो रहा है. स्टॉक मतलब अ स्नैपशॉट. फ्लो मतलब वीडियो. तो वीडियो में पर यूनिट ऑफ टाइम पिक्चर चेंज होती जाएगी ना, पर स्नैपशॉट में वो स्टिल हो गई. स्टॉक इज एट अ टाइम, मतलब इस टाइम. फ्लो इज ओवर टाइम. स्टॉक मतलब दैट स्टेज. फ्लो मतलब मूव्स. स्टॉक क्या है? इज अ क्वांटिटी. फ्लो इज लाइक इट इज अ प्रोसेस. स्टॉक इज स्टिल. फ्लो इज मूविंग. स्टॉक इज एट. फ्लो इज ड्यूरिंग. तो स्टॉक क्या हुआ? It is the quantity which is measured at a specific time. Stock क्या हुआ? A quantity which is measured at a specific time. और flow क्या हुआ? Flow is the quantity which is measured over a period of time. तो थोड़ा और रिफाइन करते हैं. Stock क्या है? A variable which is measured at a point of time. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब इस टाइम पर मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स, राइट, तो वो जितने हैं वो उतने ही होंगे ना. इस टाइम पर आपके स्टडी टेबल पर कितनी बुक्स, तो कोई टाइम इंटरवल नहीं है. तो जब टाइम इंटरवल नहीं है तो चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब स्टॉक क्या? स्टॉक में हैज़ नो टाइम डायमेंशन. स्टॉक क्या हुआ? स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टिल, चेंज नहीं हो रहा. आपके गोडाउन में इस वक्त कितना माल पड़ा हुआ है? स्टॉक है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज मेजर्ड, राइट. और फ्लो क्या है? नदी का बहता पानी. तो वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कह लो पर यूनिट ऑफ टाइम, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर. तो इसमें तो टाइम इंटरवल है ना. जैसे 3 to 4, मेरी क्लास में 3 to 4 के बीच में कितने स्टूडेंट्स, तो 3 to 4 में पहले 1 स्टूडेंट आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए. तो पर यूनिट ऑफ टाइम स्टूडेंट चेंज होते जा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट फ्लो वेरिएबल. तो वेरिएबल विच इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड फ्लो. इसका मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम, जैसे मैंने एग्जाम्पल थी 3 to 4 के बीच में कितने स्टूडेंट्स, और यहाँ मैंने बात करी 3 o'clock कितने स्टूडेंट्स. तो यहाँ टाइम डायमेंशन नहीं है, पर 3 to 4 के बीच में टाइम डायमेंशन है. ये स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं. पर ये क्या है? 3 to 4 में क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट आया, 2 आए, 3 आए, तो चेंज होता जा रहा है. तो ये क्या हुआ? डायनेमिक कॉन्सेप्ट. कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. स्टॉक मतलब पॉपुलेशन ऑन 31 March 2025. तो क्या हुआ? 31 March एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, तो स्टॉक. पर चेंज इन पॉपुलेशन क्या हुआ? फ्लो. मनी सप्लाई, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन. और मनी सप्लाई क्या होता है? बैंकिंग में पढ़ते हैं हम, दैट इज स्टॉक ऑफ मनी विद द पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. तो फ्लो क्या है? चेंज इन मनी सप्लाई. इसका मतलब कोई भी स्टॉक वेरिएबल फ्लो हो सकता है, और फ्लो वेरिएबल स्टॉक हो सकता है. वेल्थ या फिर नेशनल वेल्थ क्या होगा? स्टॉक. क्योंकि आपके पास कितनी वेल्थ है वो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर बताओगे ना, कि मेरे पास इतनी वेल्थ है, काउंट करके, राइट. और फ्लो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेल्थ.
आपकी फैक्ट्री में 4 मशीन्स हैं, आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करेंगे ना, राइट। पर चेंज इन कैपिटल फ्लो हो जाएगा या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा फिक्स्ड है, मतलब एक ही है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा क्या है, फिक्स्ड है, ओके। तो स्टॉक हुआ ना, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। पर स्पीड बिटवीन दिल्ली एंड आगरा तो चेंज हो रही है। बैंक डिपॉजिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 31 मार्च 2025 को मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया ना, तो ये क्या हुआ, स्टॉक। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज वेरिएबल्स आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। प्रोडक्शन जैसे, इनकम जैसे पर मंथ इनकम, पर ईयर इनकम, ठीक है, पर डे इनकम, ऐसे मेजर करते हैं। अब ये जो स्टॉक एंड फ्लो है ये इंटर रिलेटेड है। स्टॉक जो है वो फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, फ्लो जो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? अगर आपके पास ज़्यादा मशीन्स का स्टॉक होगा आपकी फैक्ट्री में, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना, तो ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसी तरह फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। अगर फ्लो बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा। जैसे ग्रेटर द फ्लो ऑफ योर इनकम, इनकम क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट, ग्रेटर विल बी द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। इनकम ज़्यादा होगी तो तुम्हारी वेल्थ भी तो बढ़ेगी ना, ओके। तो वेल्थ क्या हुआ, स्टॉक वेरिएबल। अब कुछ वेरिएबल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो वेरिएबल्स मैंने मेंशन किए हैं ये स्टॉक हैं या फ्लो हैं। मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक इट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रीसिएशन जो है कि मेरे फैक्ट्री में मशीन है, राइट, मेरा फिक्स्ड एसेट है, मशीन मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। और जब वो मशीन यूज़ होगी तो ऑब्वियसली उसकी वेयर एंड टेयर होगी। ऑब्वियसली वो मशीन जब नई आई थी तो टेक्नोलॉजी नई थी, जब यूज़ हुई तो टेक्नोलॉजी पुरानी हुई। तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर और टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से या फिर चेंज इन डिमांड होने की वजह से उस एसेट की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड डेप्रीसिएशन। पर अगर फ्लड्स आ गए, ठीक है, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गई, मेरी मशीन की चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी मशीन ख़त्म हो गई, ठीक है, या फिर कोई फ्लड्स आ गए, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो मेरी मशीन का जो लॉस हुआ, मेरे फिक्स्ड एसेट का जो लॉस हुआ, दैट इज़ व्हाट कैपिटल लॉस। तो लेट्स स्टार्ट डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो डेप्रीसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर। जब मशीन यूज़ होगी तो उसकी नॉर्मल वियर एंड टेयर होगी, राइट, और क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी, लाइक जब मशीन आई थी नई तो नई टेक्नोलॉजी थी तो एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी, पर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी पुरानी हुई, राइट, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, उस मशीन की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। दिस इज़ एक्सपेक्टेड लॉस। चेंज इन डिमांड, कि जो मशीन में लाई थी उस मशीन से जो प्रोडक्ट बनता था तब वो फैशन में था, अब वो जो प्रोडक्ट उस मशीन से बनता था वो फैशन में नहीं है, डिमांड कम होगी उस प्रोडक्ट की, तो उस मशीन की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन अकर्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और अगर डेप्रीसिएशन हो रहा है तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट, क्योंकि मशीन तो फैक्ट्री में लगी हुई है ना, ठीक है, सिर्फ उसकी वैल्यू ही तो कम हो रही है पर काम तो दे रही है, तो इट डज नॉट डिस्टर्ब प्रोडक्शन प्रोसेस। और कैपिटल लॉस, it refers to loss in the value of fixed assets due to unexpected obsolescence। और unexpected obsolescence like natural calamities, floods आ गए, right, floods आए, मशीन का लॉस हो गया, that is capital loss। चोरी हो गई मशीन, एक्सीडेंट हो गया, right, लॉस हो गया।
ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस इज़ व्हाट कैपिटल लॉस। तो अगर चोरी हुई, एक्सीडेंट हुआ या नेचुरल कैलेमिटीज़ में फ्लड्स आए तो मशीन नहीं है अब, तो प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन डज नॉट डिस्टर्ब प्रोडक्शन प्रोसेस बट कैपिटल लॉस डिस्टर्ब प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर, डेप्रिसिएशन के कॉजेज हैं नॉर्मल वियर एंड टेयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और कैपिटल लॉस के जो कॉजेज हैं वो हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, हमें पता है राइट कि एवरी ईयर हमारी मशीन की वैल्यू क्या होनी है, कम होनी है, ठीक है। और हर एक मशीन का एक लाइफ स्पेन होता है और उस लाइफ स्पेन के बाद वो मशीन क्या हो जाएगी, अनयूजेबल, नॉन यूजेबल, राइट। तो ऑब्वियस सपोज एक मशीन की जो लाइफ स्पेन है वो है 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद वो मशीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें उसकी जगह पर और मशीन लानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर हम कुछ फंड्स जो हैं वो साइड पर रखते रहेंगे ताकि आफ्टर 5 ईयर्स हम उस मशीन को क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें, उस पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन ला सकें। ओके, तो दैट इज़ व्हाट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मीन्स प्रोविजन ऑफ फंड्स टू रिप्लेस फिक्स्ड एसेट्स। तो in case of depreciation, depreciation reserve fund is maintained to replace assets. पर कैपिटल लॉस में डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड जैसा कोई भी प्रोविज़न नहीं किया जाता, पर इनकी इंश्योरेंस की जा सकती है, राइट। कैपिटल लॉस में इंश्योरेंस के थ्रू हम इस लॉस से बच सकते हैं, पर डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज़ नॉट मेंटेन्ड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज मेंटेन्ड टू रिप्लेस एसेट्स इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, बट नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल मतलब 2 बार। Problem of double counting means counting a value twice while estimating national income. National income को काउंट करते हुए किसी वैल्यू को 2 बार काउंट कर लेना is what problem of double counting. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फाइनल गुड्स के साथ अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, तो दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि जब फाइनल गुड्स की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया जाता। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज पूरी इकोनॉमी में 3 प्रोडक्शन यूनिट है, एक फार्मर है, एक मिलर है मतलब एक फ्लोर मिल है, और एक बेकरी है। फार्मर ने वीट बनाया वर्थ ₹500, और सपोज 500 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस करने के लिए उसे कोई इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ा, किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज़ व्हाट 0। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो वैल्यू एडिशन इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में, 500 माइनस 0 दैट इज़ 500 रुपीज़। अब ये 500 रुपीज़ का जो वीट है उसने फ्लोर मिल को बेच दिया, और फ्लोर मिल ने 1500 रुपीज़ का फ्लोर बनाया, ठीक है, 500 रुपीज़ की वीट यूज़ करके। इसका मतलब फ्लोर मिल ने पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया, 1000 रुपीज़ का, क्योंकि 5000 रुपीज़ का प्रोडक्शन तो फार्मर ने किया है। अब फ्लोर मिल ने जो 1500 का फ्लोर है वो बेकरी शॉप को सेल कर दिया, और बेकरी शॉप ने 1500 का फ्लोर यूज़ करके 3000 रुपीज़ के बिस्किट प्रिपेयर कर दिए। इसका मतलब बेकर ने पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन किया, 1500 रुपीज़ का। तो अगर ये बोला जाए कि पूरी इकोनॉमी में 500 रुपीज़ की वीट, 1500 रुपीज़ का फ्लोर और 3000 रुपीज़ का बिस्किट प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 5000 रुपीज़। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने 1500 रुपीज़ को कंसिडर किया तो उसमें 500 इंक्लूड है,
जब हमने 3000 रुपीज़ के बिस्किट कंसिडर करे तो उसमें वीट और फ्लोर दोनों की वैल्यू इंक्लूड है। तो अगर हम 5000 रुपीज़ कंसिडर करेंगे, इसका मतलब हमने हर एक वैल्यू 2 टाइम्स काउंट कर ली। इस प्रॉब्लम से अब बचा कैसे जा सकता है? तो हेयर वी हैव 2 मेथड्स, वन इज फाइनल आउटपुट मेथड एंड अदर इज वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंगली सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। और यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में फाइनल आउटपुट क्या है? बिस्किट, क्योंकि ये बिस्किट 3000 रुपीज़ के पास के बिस्किट किसके पास गए? फाइनल यूज़र के पास, दैट इज़ कंज्यूमर के पास। अब इसमें और वैल्यू ऐड नहीं होनी, इसकी आगे और रीसेल नहीं होनी, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर के पास 300 रुपीज़ के बिस्किट पहुंच गए। तो सिर्फ बिस्किट की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, तो हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट फाइनल आउटपुट मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड में डिफरेंट यूनिट्स ने, प्रोडक्शन यूनिट्स ने जो जो वैल्यू ऐड करी है, अगर हम उसका टोटल कर लें तो भी हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड, सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम, राइट। तो हमारी एग्जाम्पल में वैल्यू एडेड बाय फार्मर वर्थ ₹500, मिलर ने जो वैल्यू एडिशन करी 1000 रुपीज़ की, बेकर ने 1500 रुपीज़ की, इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दैट इज़ अगेन 3000 रुपीज़। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे।